जय हिंद दोस्तों। भारत के लिए नया यूएस एम्बेसडर का नाम फाइनल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली अपने एक खास आदमी को अपॉइंट किया है। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है इसमें अलग बात यह है कि ये जो बंदा है ये स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स भी होगा। मतलब भारत में बैठ के ये हमारे नेबरहुड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध में अब एस्केलेशन आ चुकी है। ट्रंप पुतिन का मीटिंग पूरी तरीके से फेल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का जो यूरोपियन मीटिंग लीडर्स के साथ जो मीटिंग था वो भी फेल हो चुका है और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है मीडिया के सामने। और भारत, चाइना और रशिया के बीच में बहुत ही हैवी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। भारत ने डिफेंस रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी कर दिए हैं। बहुत सारे अपडेट्स आज लेके आया हूँ। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यूएस एम्बेसडर्स के साथ डील करने का। एरिक गारसेटी जी जो थे, मैं उनसे पर्सनली जाके मिला था। मेरी डॉक्यूमेंट्री का जो शूट हुआ था वो एफबीआई के कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। उसका नाम बोगस फ़ोन ऑपरेटर है, आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल में, जो मैंने बनाया था। तो बेसिकली जब मैंने एरिक गारसेटी जी से बात किया उस टाइम पे मेरा जो इम्प्रेशन था कि वो डीप स्टेट का आदमी है, जो बाइडन का आदमी है और वो भारत को के अंदर गंद फैलाना चाहता है ऑपोजिशन के साथ मिलके। वो जो मेरा इमेज था, वो जब मैं मिला उससे, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बात करके। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक यूएस एम्बेसडर का रोल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करना होता है इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन वो आदमी इतना बुरा नहीं था एट द एंड ऑफ द डे जितना हम सबको लगा था स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन ये जो आदमी है सेर्गी गोर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बंदा जो है भारत के लिए क्यों एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। देखिए, ट्रंप ने यहाँ पे ट्रूथ सोशल में पोस्ट किया था इसको अनाउंस करते हुए। उस समय ना, अगर आप उस ट्रंप के पोस्ट को ध्यान से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई, फॉर द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई हैव समवन आई कैन फुल्ली ट्रस्ट टू डिलीवर माई एजेंडा। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे भारत को मोस्ट पॉपुलस रीजन का नाम दे दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो यूएस एम्बेसडर का पोस्ट है उसको थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप टोन डाउन करना चाहता है और ऐसा दिखाना चाहता है कि ये भारत का नहीं है, ये तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का मैंने अपॉइंट किया है स्पेशल एनवॉय, राइट। और भारत तो सिर्फ एक अंग है जो इसका जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करेगा। तो भारत को ना कहीं एक जो दर्जा यूएस एम्बेसडर का होता है कि बहुत बड़ा ओहदा होता है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया का, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उस ओहदे को कम करने की कोशिश की यहाँ पे, इस बंदे को स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ ईस्ट एशिया और फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का बना के। तो ये हमें सबसे पहले नोट करना पड़ेगा। तो भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मतलब ट्रंप ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, ये तो ठीक है, ये बंदा तो ये पूरा रीजन संभालेगा। मतलब भारत को ऐसा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश यहाँ पे नहीं की है। इवन दो इसकी ऑफिशियल डेसिग्नेशन ये है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, लेकिन ट्रंप ने उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया है। तो ये यहाँ पे दिल्ली में बैठ के अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत अभी फ़िलहाल एक इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर जी ने रिसेंटली इसके बारे में बात भी की थी। भारत एक इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये बंदा आके अब सेंध लगाने की कोशिश करेगा वहाँ पे, ऐसा माना जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं अपने ओपिनियंस इसके बारे में बता दूं और बाकी अपडेट्स के बारे में बात करूं कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर में अभी जो लेटेस्ट धक्का पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप को, थोड़ा पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सेर्गी गोर है कौन। देखिए, जो सेर्गी गोर जो है ना, ये उज़्बेकिस्तान में ये पैदा हुआ था। मतलब ये अमेरिकन बॉर्न नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बंदा ताशकेंत में पैदा हुआ था और फिर वो माल्टा चला गया था और जब वो आई थिंक 16 साल का था, 16-18 साल का था, और फिर वहाँ पे उसने पढ़ाई की और यूएस में फिर वो जाके रिपब्लिकन पार्टी के पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने लगा और फिर वो धीरे धीरे
ट्रम्प का खास आदमी बन गया। वहाँ पे ट्रम्प के जो बुक्स हैं, उस बुक्स की मार्केटिंग की उसने ट्रम्प के बेटे के साथ मिलके। फिर उसके बाद में ये बंदे ने ट्रम्प का जो कैंपेन प्रचार वगैरह में काफ़ी काम किया इसने, और फिर उसको ट्रम्प का खास आदमी बन गया। बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी नहीं है, 38 ईयर्स का है ये। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उतना थोड़ा बिहाइंड द सीन्स काम करता है ये बंदा। आपको बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं नज़र आएगा ये बंदा। तो ये एक ऐसा बंदा है जो बिहाइंड द सीन्स ट्रम्प का एकदम खास माना जाता है। अब यहाँ पे वॉशिंगटन में, जैसा मैंने कहा, रीहाइफनेशन करने की कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान को एक बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। उनका तो $20 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। और अभी अभी रिसेंटली हमारा 1.5 बिलियन बढ़ गया है फॉरेक्स रिजर्व पिछले 1 महीने के अंदर। तो हमारा पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, हमारे सामने खड़े भी रहने की औकात नहीं है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि है ही नहीं, लिटरली नहीं है। तो ऐसे चूतिए देश को डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतना चढ़ा रहा है, वो तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया कि क्रिप्टो करेंसी का डील किया है, जिसमें 40% डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का स्टेक है उस कंपनी ने, आसिम मुनीर के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ ये चाहता है कि ये बंदे को बिठा के यहाँ पे अगले बार कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सीधा कम्युनिकेशन जो है वो ये जो गोर बंदा है, वैसे ये गोर सरनेम आप लोग ऐसा लगेगा कि भारत में भी गोर सरनेम होता है ना, तो एक्चुअली इसका जो असली सरनेम है वो गोरोशिकोव करके कुछ सरनेम है। थोड़ा सा यूक्रेनियन, सेंट्रल एशियन और ईस्टर्न यूरोपियन सरनेम था इसका। इसने यूएस के अंदर फिट होने के लिए अपना सरनेम तक चेंज कर दिया है बंदे ने। ऐसा बंदा है, जो जो बंदा अपना सरनेम चेंज कर सकता है, अभी उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, मतलब पुराने लोग हैं, जैसे स्टीव बैनन, जो एक टाइम पे ट्रंप का एक सीनियर एडवाइज़र हुआ करता था, वो बोल रहा है कि नहीं जी, ये सेरिजियो जो है ना, ये बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि अभी जो मोदी जी जो हैं वो डायरेक्टली सर्गी गोर से बात कर सकते हैं। और जब गोर से कोई बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि वो ट्रंप से ही बात कर रहा है, क्योंकि जो गोर का जो कम्युनिकेशन चैनल है ट्रंप के साथ एकदम डायरेक्ट है। तो बेटर कम्युनिकेशन होगा भारत के साथ, ऐसा स्टीव बैनन बोल रहा है अभी फिलहाल। ने इस बंदे के बारे में ये कहा कि भाई ये सांप है, ठीक है, ये आस्तीन का सांप है। दरअसल ये जो सेर्गी गोर जो है ना, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल इन चार्ज ऑफ वेटिंग है ट्रंप के टीम का। मतलब ये जो भी प्रेसिडेंशियल ऑफिस से जितने भी लोग हायर होते हैं, उन सब की वेटिंग करता है ये बंदा। मतलब सेलेक्ट करता है उनको किस किस को हायर करना है। तो ये अपेरेंटली बंदे ने 4,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हायर किया है यूएस में पिछले 6 महीने के अंदर, उनकी वेटिंग की है। और एक इसके बारे में एक एक्सपोज हुआ था कि भाई ये बंदा जो पूरे हज़ारों लोगों का वेटिंग कर रहा है, इसका खुद का वेटिंग नहीं हुआ है। मतलब ये बंदे का खुद का पेपर वर्क पेंडिंग है। जी हाँ, ट्रंप ने इसको बस अपॉइंट कर दिया और इसने अपने डॉक्यूमेंट्स आज तक सबमिट नहीं किए, ऐसा इसके ऊपर एलिगेशन था। तो इसका रिप्लाई एलॉन मस्क ने बोला कि भाई ही इज़ अ स्नेक, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि भारत के अंदर हमको तो पूरा वेस्ट बोलता है ना, हम तो सपेरे हैं भारत। तो सपेरों को तो आता है कि भाई सांप को कैसे नचाते हैं। तो भारत तो उसी तरह ये सर्गी गोर जो है इसको नचा लेगा। क्या लगता है आपको, कमेंट पे लिख के बताइए। खैर, यहाँ पे रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके अभी बहुत बड़ा एस्केलेशन हो गया। रशिया ने 2 गांवों को कैप्चर कर लिया अभी। जी हाँ, 2 गांव पिछले 1 हफ्ते के अंदर। वो भी उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि नहीं, मैं तो पुतिन से मिला था, फिर बाद में मैंने तो पूरा मंडली जो है यूरोपियन यूनियन का, उन सबको मेरे ऑफिस में बुलाया, ये वो किया। ये सब करने के बाद भाई वॉर रुकना तो बहुत दूर की बात है, अब एस्केलेट हो गया। 600 से ज़्यादा मिसाइल्स, अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक पुतिन ने ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में किया है, ठीक है। तो ये है ट्रंप का इम्पैक्ट। और इतना ही नहीं, पुतिन ने ट्रंप को जलील भी किया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यूएस ओन्ड एक कंपनी है यूक्रेन के अंदर, वो भी वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर, ठीक है। मैं ईस्टर्न यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये जो अटैक हुआ है ये वेस्टर्न यूक्रेन में हुआ है, जहाँ पे यूएस की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है। मतलब जैसे मिक्सर होता है, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होता है, वो बनाती है। तो उस यूएस ओन्ड कंपनी के ऊपर रशिया ने बॉम्बिंग किया। ये जो 600 ड्रोन्स जो लॉन्च किए थे, उनमें से ये यूएस की फैक्ट्री पे व्लादिमीर पुतिन ने अटैक किया। अब आप सोचो
ट्रम्प के साथ मिलने के बाद ये रिटर्न गिफ्ट दिया पुतिन ने ट्रम्प को। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प का सक्सेस है? जी नहीं, कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये फेलियर है, और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रम्प अब एक्सेप्ट कर चुका है। जी हाँ, ये ट्रम्प ने अभी स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि वो खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द रशियन स्ट्राइक ऑन थर्सडे विच इज़ अ यूएस ओन्ड फैक्ट्री। और ट्रम्प ने ये बोला है कि भाई अगले 2 हफ्तों के अंदर आप लोग देखोगे कि मैं क्या करूँगा। ट्रम्प ने बोला, आई थिंक आई नो द एटीट्यूड ऑफ रशिया एंड फ्रैंकली ऑफ यूक्रेन, इट टेक्स टू। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन को भी थोड़ा सा ब्लेम किया कि यार ये जेलेंस्की भी नहीं मान रहा है और पुतिन भी नहीं मान रहा है। तो ट्रम्प ने ना अपने हाथ खड़े कर दिए बेसिकली, ठीक है? वो बंदे ने अपने हाथ खड़े कर दिए यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रम्प अब ये बोल रहा है कि भाई अगर वो लोग वॉर नहीं रोका तो मैं एडिशनल सैंक्शंस लगाऊंगा रशिया के ऊपर, और टैरिफ भी लगाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 हफ्तों के अंदर भारत के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस यहाँ पे लग सकते हैं। ऑलरेडी कैरोलिन लेविट जो वहाँ की स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस की, उस उन्होंने ऑलरेडी गलती से उसके मुंह से सैंक्शंस निकल गया था, राइट? सैंक्शंस और टैरिफ तो 2 अलग चीज़ें होती हैं ना। सैंक्शंस तो एक डिप्लोमेटिक टूल होता है, स्ट्रेटेजिक टूल होता है किसी दूसरे देश को पनिश करने के लिए। टैरिफ तो एक ट्रेड का नेगोशिएशन का आउटकम होता है, ठीक है, डेफिसिट्स वगैरह मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे यूएस, मुझे नहीं लगता अब मामला ठंडा होगा भारत के साथ। आई थिंक ये एस्केलेशन होगा और डोनाल्ड ट्रम्प भारत को के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करेगा। देखिए इस पॉइंट पे ना मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में कतर में मुकेश अंबानी जी जाके कतर में डोनाल्ड ट्रम्प के पास पहुंच गए, ठीक है? ये न्यूज़ आया तो था मेन स्ट्रीम मीडिया में, बट बहुत सारे मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया और इसको लेके कुछ ऐसा डिस्कशन वगैरह तो नहीं किए हैं। तो एक लो प्रोफाइल मीट था ये। तो माना जा रहा है कि उस मीटिंग के अंदर मुकेश अंबानी जी ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की। अब ये देखिए, रिलेशन बिल्ड करने के 2 रीजंस हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन ये सच है। कोई भी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है? आज मोदी जी पावर में हैं, बाय चांस मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएंगे, लेकिन मैं आई एम जस्ट सेइंग कि बाय चांस आगे जाके अगर ट्रम्प ने के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेजिम चेंज करा दिया कभी गलती से, तो उस टाइम पे ट्रम्प के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो लॉबीज़ ने ऑलरेडी अपना बेट्स हेज करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे, एक्स खोल के देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ मुकेश अंबानी जी का बात नहीं कर रहा हूँ, बट इवन हर्ष गोयनिका ने भी कुछ ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए हैं कि मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस टैरिफ वॉर में, लेकिन एक मिडिल ग्राउंड वाले ट्वीट्स किए हैं। मतलब उन्होंने ऐसा एकदम तगड़ा सा एंटी यूएस स्टेटमेंट तो नहीं दिया, और वो दे भी नहीं सकते। और क्यों दे, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों दे? उनका जो दायित्व बनता है वो शेयर होल्डर के लिए बनता है ना। अ, और अभी तक ट्रम्प ने उस लेवल की हरकत नहीं की है भारत को डायरेक्ट अटैक करने की कि भाई हम उसको एकदम ही दुश्मन भी अब इस समय मान ले। हालांकि वो ऑलमोस्ट दुश्मनी अभी बन चुका है। मैं उसको 100% दुश्मन अभी भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक रूम है चीज़ों को सेट करने का, अभी भी थोड़ा सा रूम है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत का जो यूएस के साथ जो ट्रेड है, ठीक है, गुड्स का एक सर्टन लेवल तक है, लेकिन जो हमारी जो आईटी इंडस्ट्री आज भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका यूएस के अंदर, हमारी आईटी इंडस्ट्री का और फार्मेसी का और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए आप सोचिए, इतना सब कुछ हो गया और अभी भी आईफोन 17 जो है, लेटेस्ट आईफोन 17 के सारे मॉडल्स जो हैं वो यूएस में बनने वाले हैं, सॉरी इंडिया में बनने वाले हैं, जो यूएस जाएंगे। सोचिए इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन एप्पल का जो स्टीव जॉब्स है, सॉरी आज मैं पता नहीं गलत क्यों बोल रहा हूँ नाम, एप्पल का जो टिम कुक है, वो जाके उसने जब ट्रम्प को अपना जो सोने का गिफ्ट दिया उसके बाद में उसको वरदान मिल गया। ट्रम्प ने बोला ठीक है तू अपना आईफोन इंडिया में बना और यूएस में बेच सकता है। तो आज भी नहीं बोल बोल के ट्रम्प अलाउ तो कर ही रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज।
तो कहीं न कहीं इसलिए मैं 100% अभी उसको दुश्मन की कैटेगरी में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट पहुँच चुका है वो 80-90% तो अब वो भारत का दुश्मन बन चुका है यहाँ पे। एनीवेज़ तो मैं वापस ये रशिया-यूक्रेन युद्ध पे आ जाते हैं, तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे रशिया-यूक्रेन युद्ध यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है। ठीक है? और ट्रम्प ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ पे, और ट्रम्प ने तो बोला मैं अभी बीच में आऊँगा ही नहीं, ज़ेलेंस्की और पुतिन को बात करना है। लेकिन ज़ेलेंस्की और पुतिन के कैंप में क्या है, अभी लैवरोव ने तो बोल दिया कि अभी हाल-फिलहाल में तो ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग तो कुछ होने नहीं वाला। ये लैवरोव ने बोल दिया, सर्गी लैवरोव ने। और जो ज़ेलेंस्की के साइड में ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि नहीं, रशिया रशिया तो माहौल ही क्रिएट नहीं कर रहा है हमारे मीटिंग के लिए, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? ज़ेलेंस्की और पुतिन जो है वो मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? और डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा था कि पहले वो मिलेंगे, फिर मैं उनको आके मिलाऊँगा, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा उनके साथ। ये सारे जो मुंगेरी लाल के सपने हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, वो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है? पुतिन ने एस्केलेट कर दिया है, और भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड है अभी जो इतना है उससे डबल करने का यहाँ पे प्लान है। $100 बिलियन का अगले 5 साल में रशिया के साथ ट्रेड इंक्रीज़ करने का, 50% इंक्रीज़ करने का प्लान है यहाँ पे। छोटा अमाउंट है वैसे, लेकिन अगर हम यूएस से कंपेयर करेंगे, जो अभी हम लोग यूएस के साथ जितना ट्रेड करते हैं, डेफ़िनेटली उस रेंज में लाने का यहाँ पे प्लान है। भारत और चाइना के बीच में जो क्विक अपडेट, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, केमिकल्स, एपीआईज वगैरह जो चाइना ने बैन किए थे, ब्लॉक किए थे, वो अब अलाउ करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, चाइनीज़ एम्बेसडर ने ये तक बोल दिया कि चाइना का जो मार्केट है वो भारत के लिए पूरी तरीके से ओपन है अभी। तो चाइना अपना जो मार्केट है वो भारत के लिए पूरी तरीके से ओपन कर रहा है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भारत ने अभी चाइना के साथ बॉर्डर का जो डिमार्केशन का जो प्रोसेस है वो वापस थोड़ा स्टीम पकड़वाया है वहाँ पे। और एटलीस्ट जो फ्रिक्शन वाले एरियाज़ नहीं है, मतलब एटलीस्ट जो जिसमें कॉमन ग्राउंड है, जैसे सिक्किम पे के पास काफ़ी इलाके हैं, और भी हैं एलएसी के अंदर, तो एटलीस्ट वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का यहाँ पे कोशिश चल रहा है। देखिए, अभी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना को पनिश नहीं किया और सिर्फ भारत को सिंगल आउट किया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का मिनिमम टैरिफ जो है वो आज के डेट पे 30% है। ठीक है? अभी भारत का आज भी 25% है, बाय द वे। 27 अगस्त को होगा वो 50%। ठीक है? आगे जो होगा वो होगा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और चाइना का आज भी 30 है, तो मतलब भारत से ज़्यादा सैंक्शंस तो आज है चाइना के। ठीक है? सबसे पहली बात। और कुछ-कुछ कमोडिटीज़ ऐसे हैं जिनके चाइना में भी 50% टैरिफ है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारे कमोडिटीज़ का 30% है। और चाइना को लेके फ्रेट रिलेटेड भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, 100% ज़्यादा चार्जेस भी हैं चाइनीज़ कार्गो का। बहुत सारी चीज़ें हैं चाइना को लेके। ऐसा भी नहीं है कि चाइना को फ्री पास दे दिया है। तो बहुत लोग जो ये इंप्रेशन लगा के बैठे हैं कि नहीं, सिर्फ़ भारत को सिंगल आउट किया जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कनाडा भी अभी तक नहीं माना है ट्रेड के अंदर। कनाडा भी अटका हुआ है, राइट? ब्राज़ील भी अटका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत को यहाँ पे की जा रही है। ये भी हमको थोड़ा-सा हम एग्ज़ैजरेट भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ भारत के साथ ये चीज़ कर रहा है। हाँ, ये बात है कि बदतमीज़ी बहुत कर रहा है भारत के साथ। मतलब अभी जो लुटनिक जो है, मैंने अभी देखा उसका, तो मैं मतलब ट्वीट पढ़ के तो मुझे गुस्सा आ गया। ये लुटनिक बोलता है, जो उसका जो अ, ट्रेड हैंडल करता है, वो बोलता है कि इंडिया इज़ इन ग्रेट हैंड्स। ठीक है? भारत एक ग्रेट हैंड्स में है, ऐसा लुटनिक बोलता है, हावर्ड लुटनिक। मतलब उनका जो एटीट्यूड आप देखिए ना, और वो जो नवारो जो बोलता है यार, उसकी तो मैं क्या ही बात बोलूँ। वो नवारो मुँहफट आदमी है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि यूएस ने अपनी जो ट्रेड डेलीगेशन जो आने वाली थी ये मंथ एंड में, उसको कैंसल कर दिया। पीटर नवारो, बुड्ढा, वो बोलता है कि भारत जो है वो लॉन्ड्रोमैट है, क्रेमलिन का। मतलब क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है भारत। और बोलता है भारत तो महाराजा ऑफ टैरिफ्स है, भारत का तो। और फिर उसके बाद में बोलता है भारत का तो पहले कुछ भी नहीं था, अभी तो देखो 30-40% तक पहुंच गया, ये नॉनसेंस है। यू नो और भारत जो है, भारत का जो हाथ है यूक्रेन के अंदर, खून से लत हाथ है भारत का। वो सब ऐसे ऐसी बातें वो नवारो कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोग भारत की बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। हावर्ड लुटनिक ने आज एक वेल्ड थ्रेड
थ्रेट तो नहीं बोलूँगा, वेल्ड बेइज्जती की है कि इंडिया इज़ इन गुड हैंड्स। यू नो फिर नवारू ने बोला कि भाई मुंहफट आदमी है, नवारू ने भारत की बेइज्जती की, अपने फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में भी की। और अजित दोवल जी पुतिन से मिले, फिर वांग यी जाके आके मोदी जी से मिले, और अब मोदी जी का ट्रिप अनाउंस हो गया है जापान और चाइना। तो मोदी जी पहले जापान जाएंगे और फिर बाद में एससीओ समिट में चाइना में जाएंगे। तो और इस दौरान एक न्यूज़ आया है कि जापान जो है वो भारत में इन्वेस्ट करने वाला है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, 68 बिलियन डॉलर्स, मतलब 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। $10 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है, 68 बिलियन डॉलर्स। और जापान जो है एक नंबर का, मतलब आप बोल सकते हो यूएस का वसाल है, मतलब यूएस का टट्टू है। अगर यूएस के टट्टू भारत के अंदर 68 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या भारत आइसोलेट हो रहा है दुनिया के साथ? और यहाँ फ्रांस की तो मैंने वो टॉपिक पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ। राजनाथ सिंह जी ने अभी अनाउंस कर दिया है कि भाई भारत अब साफरन के साथ डील कर रहा है एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए, फिफ्थ जनरेशन के इंजन के लिए। M88 इंजन जो हैं 120 किलो न्यूटन का, वो अब साफरन बनाएगा भारत के लिए। और सिर्फ एएमसीए ही नहीं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस MK2 जो है उसका भी इंजन जो है वो साफरन ही बनाएगा, और वो जो M88 इंजन का ही एक वेरिएंट होगा। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इतने में जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन का डील है 99 इंजन का, उसमें से सिर्फ उसने 2 ही डिलीवरी किया है। अभी रिसेंटली 97 फाइटर जेट्स का डील अनाउंस किया है तेजस का गवर्नमेंट ने। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने 99 इंजन की डील में अभी तक सिर्फ 2 ही डिलीवर किए, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या वो 97 इंजन्स कब तक डिलीवर करेगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मार्च महीने तक तो सिर्फ 12 इंजन देगा जनरल इलेक्ट्रिक। तो अगर मार्च तक 12 इंजन देगा इस स्पीड में, तो हमारा कब बनेगा यार 97 इंजन तेजस के लिए, कब मिलेंगे हमको, राइट? तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत को कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमें नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये इंजन हमें यूएस नहीं देने वाला, और देगा भी बहुत रुला रुला के देगा वो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देगा, ताकि ये इंजन हमें 10 सालों में मिले, 5 सालों में मिले। जब तक ये हमारा जो तेजस है ऑब्सोलेट भी हो जाएगा। ऑलरेडी ऑब्सोलेट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन तेजस को जिस लेवल पे होना चाहिए था आज, वो लेवल पे इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डिलेस। और MK2 जो है तेजस का, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन का बात चल रहा था ना, जैसे MK1 का 404 है और MK2 का 414 की बातें चल। मुझे नहीं लगता अभी MK2 का सोचना भी चाहिए भारत को जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन का। आई थिंक साफरन के साथ भारत अभी डेवलप कर रहा है, तो उसी में पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए भारत को। क्योंकि मैक्रोन जो है, वो बंदा, मैक्रोन बंदा मेरे को अच्छा लगता है। वो मैं बताता हूँ क्यों। वो ना सबके साथ जाता है, इसके साथ भी थोड़ा मस्का मारेगा ट्रम्प को, फिर मोदी जी के पास भी आएगा, थोड़ा मस्का मारेगा, यहाँ पे भी थोड़ा दाना पानी खाएगा, वहाँ पे भी थोड़ा दाना पानी खाएगा। लेकिन ना वो ना पीठ पे छुरा नहीं भोंकता। मतलब फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कावेरी इंजन फ्रांस ने डिले किया था, मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था। अभी तक आपने बाय द वे वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। फ्रांस ने एक्चुअली हमारा कावेरी इंजन सैबोटाज किया था राफेल बेचने के लिए, तो वो हरकत तो फ्रांस ने की थी। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, ठीक है, पाकिस्तान को एक टाइम पे उसने फाइटर जेट सप्लाई किए थे, बट वो बहुत पहले की बात है। मैं अगर पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रांस भारत का काफ़ी अच्छा एलाई रहा है एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो अब राफेल का भी माना जा रहा है कि 50-60 और जेट्स का ऑर्डर आ सकता है, तो वो भी अगर हमारा हो सकता है। तो भारत कहाँ आइसोलेटेड दिख रहा है? जापान 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, फ्रांस के साथ भारत इंजन का डील कर रहा है, राइट? यूके से अभी अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं बाय द वे। बट वो अभी पता नहीं, क्योंकि यूरोप अभी पूरी तरीके से ट्रम्प का टट्टू बन चुका है। तो वो पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे यूरोपियन देश करना चाहते हैं वो डील अंदर ही अंदर। तो भारत कहाँ है, यहाँ आइसोलेट हो रहा है, राइट? और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो ये जो सेरेगी गोर
जो है उसको भेज रहा है ताकि वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जाके भारत के अगेंस्ट काम करे, ठीक है? दूसरे देशों को धमकी दे, उनको भड़काने का काम करे, भारत को कैसे वो घेर के आइसोलेट कर ले और हो सकता है आईएसआई और सीआईए के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह करके कुछ नया कुछ करवाएं भारत के खिलाफ। ये सारी तो होती हैं चीज़ें एम्बेसीज के अंदर, पाकिस्तान तो करता ही था। अब क्या गारंटी है कि यूएस ये काम नहीं करेगा? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है यहाँ पे। बहुत क्लोज़ली मैं इसको मॉनिटर करते रहूँगा, डेली मैं वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला रहा था पिछले हफ़्ते, लेकिन आज से मैं डेली वीडियोज़ अपना ये करूँगा और थोड़ा-सा फ्री स्टाइल रखूँगा मैं। मतलब पहले ना मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़िश बात करता था, बट अभी मैं थोड़ा फ्री स्टाइल बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।